अमरीका ईरान पर फ़िज़ाई और समंदरी ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगा? हम हिकमत अमली को दिन सिफर से शुरू करते हुए बयान करते हैं। ये ऊपर अंधेरे आसमानों में शुरू होता है, जहां फ़िज़ाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स, जो ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी हैं, अपनी पोजीशनें संभालते हैं। फिर एज घंटा आता है। खामोशी उस वक्त टूटती है जब बहरिया के तबाहकुन जहाज अपने अमूदी लॉन्च सिस्टम से एक बैराज खोल देते हैं। बुनियादी मकसद दुश्मन के रेडार को अंधा करना और उनके फ़िज़ाई दिफा को ख़त्म करना है। लेकिन ये कैसे हासिल किया जाता है? जवाब तबाहकुन जहाज़ों के क्रूज़ मिसाइलों में मुज़मिर है। एक बार फायर होने के बाद ये मिसाइल ज़मीन से चिपक कर उड़ते हैं, इतनी कम ऊंचाई पर परवास करते हैं कि वो दुश्मन के रेडार के लिए तकरीबन पोशीदा रहते हैं। इस इब्तदाई हमले के बाद भारी हिटर्स आते हैं। F-15 ईगल्स, जो ऑपरेशन के बम ट्रिक्स के तौर पर काम करते हैं, B-2 स्पिरिट के साथ मिलकर काम करते हैं, जो अमरीकी फ़िज़ाई फ़ौज का नेज़ा का सर कहलाने वाला स्टेल्थ बमबारन है। एक अमरीकी फ़ौजी दिन सिफर का हमला दरअसल कैसा लगता है? हम अमरीकी फ़िज़ाई ताकत के बारे में मुसलसल बात करते हैं, लेकिन एक जदीद फ़ौज को ख़त्म करने के लिए दरकार हम आहंगी का तसव्वुर करना तकरीबन नामुमकिन है। ये है कि किस तरह ईरानी स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर एक मरबूत अमरीकी फ़िज़ाई और बहरी हमला होने का इम्कान है, जिसमें F-15 स्ट्राइक ईगल्स, फ़िज़ाई टैंकर्स, B-2 स्पिरिट्स, तबाहकुन जहाज़ों और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की मुकम्मल ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये ईंधन से शुरू होता है। सुबह के इब्तिदाई औकात में तकरीबन 12 घंटे पहले पहली गोली चलाई जाती है और दुश्मन के रेडार कवरेज से बाहर एक बहुत बड़ा फ़िज़ाई पुल तामीर किया जाता है। कतर में अल-अदीद एयरबेस और डियागो गार्सिया के दूर दराज हवाई अड्डों से KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स और नए KC-46 पेगासस टैंकर्स का एक बेड़ा लहरों में लॉन्च होता है। वो 30,000 फुट की बुलंदी पर चढ़ते हैं, फारस की खड़ी और बहीरा अहमर के ऊपर मखसूस मदार के रास्ते कायम करते हैं। ये उड़ने वाले गैस स्टेशन पूरी जंग की लाइफलाइन है। वो ताकती की जेट तैयारों को ईंधन के वजन को हथियारों के वजन से तब्दील करने की इजाज़त देते हैं। भारी गोला बारूद के साथ लॉन्च करते हैं, ये जानते हुए कि टैंकर्स उनका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर एज घंटा आता है दरवाज़ा खोलते हुए। हमला इंसान बरदार तैयारों से नहीं, बल्कि समुद्र से रोबोटिक दुरुस्तगी से शुरू होता है। मकसद सादा है, दुश्मन की आँखों, जो रेडार हैं, को अंधा करना और उनकी आवाज़, जो उनका कमांड एंड कंट्रोल है, को खामोश करना। खलीज फारस और शुमाली बहीरा अरब में आर्ली ब्रुक क्लास के तबाहकुन जहाज़ जैसे USS थॉमस हैंडन लॉन्च का हुक्म वसूल करते हैं। अमूदी लॉन्च सिस्टम खोले जाते हैं और चंद लम्हों बाद दर्जनों टॉमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल डेक से फटते हैं। ये मिसाइल सब सोनिक रफ्तार से परवास करते हैं, ज़मीन से चिपक कर परवास करते हैं, जिसे हम रेडार उफुक से नीचे रहने के लिए नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइट कहते हैं। इन्हें एक साथ लॉटर करने और हमला करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इनके वॉरहेड्स S-300 और S-400 रेडार साइट्स और कमांड बंकर्स में टकराते हैं। वो मुर्तबित फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करते हैं, मौसर तरीके से उन पायलटों के लिए महफूज गुजरगाहें बनाते हैं जो उनके पीछे मिनटों में हैं। एज घंटा गुजरने के 30 मिनट बाद, जब टॉमाहॉक्स अभी भी असरअंदाज हो रहे होते हैं, अमरीकी फ़िज़ाई फ़ौज की सिल्वर बुलेट्स पहले ही दुश्मन फ़िज़ाई हदूद में गहरे दाखिल हो चुकी होती हैं। ये B-2 स्टेल्थ बमबारन है। इससे बचने के लिए अमेरिका ने ईरान के करीब कतर में और बहरे हिंद के एक दूर दराज जजीरे डियागो गार्सिया में ईरानी इलाके से लगभग 2300 मीटर दूर इत्तेहादी फ़िज़ाई अड्डों को हिकमत अमली के साथ पोजीशन किया है। लेकिन इन अरबों डॉलर के बमबारों को कतर में क्यों नहीं रखा जाता, जो कि बहुत करीब है? जवाब ईरान की ज़बरदस्त फ़िज़ाई दिफाई काबिलियतों में मुज़मिर है। मुल्क के पास बावेर 373 बैलिस्टिक मिसाइल और इंतहाई जदीद रूसी S-300 मिसाइल सिस्टम दोनों मौजूद हैं, जो शदीद नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। चूंकि कतर हमले की रेंज में है, ईरानी फ़ौजें B-2 बमबारों को टेक ऑफ करते हुए पता लगा सकती हैं और मुमकिना तौर पर उन्हें ज़मीन छोड़ने से पहले ही निशाना बना सकती हैं। इस खतरे से बचने के लिए अमरीका बमबारों को इन मिसाइल सिस्टम्स की पहुँच से बाहर रखता है। सबसे लंबी रेंज वाले ईरानी मिसाइल तकरीबन 1800 मीटर या थोड़ा ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं, लेकिन डियागो गार्सिया इस हद से बहुत आगे है। 59th बम विंग से कई B-2 स्टेल्थ बमबारों को डियागो गार्सिया में तैनात करके अमरीका मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और हिंद पैसिफिक में कार्रवाइयों के लिए एक महफूज लॉन्च पॉइंट को यकीनी बनाता है। एक कहफूज प्लान की गई फ़ौजी हिकमत अमली जो अरब समुद्र में बका और ऑपरेशनल रसाई दोनों को बढ़ाती है। FA-15 सुपर हॉर्नेट्स और EA-18 ग्राउलर अमरीकी कैरियर्स के डेक से लॉन्च होते हैं। इनके किरदार पहले से तयशुदा हैं। कुछ ईरान के फ़िज़ाई दिफा के रास्ते साफ करेंगे, जबकि कुछ उन टैंकर्स की हिफाजत करेंगे जो पूरे ऑपरेशन को हवा में रखते हैं। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स ईंधन से लदे हुए सऊदी अरब के ऊपर दोस्ताना फ़िज़ाई हदूद में मंडलाते हैं, लेकिन अमला इस बात से वाकिफ़ है कि उनका गैर मामूली काम फ़तेह और तबाही के बीच फ़र्क का सबब बन सकता है। जैसे ही B-2S परवाज करते हैं, उनके हमवार सिलोहे नात के आसमान में घुल जाते हैं। स्टेल्थ उनकी ढाल है, लेकिन फासला उनका दुश्मन है।
परवास के घंटों बाद वो नहर के ऊपर उड़ने वाले टैंकर से मिलते हैं। FA-18S हिफाजती तौर पर चक्कर लगाते हुए हवा में ईंधन पीते हैं। ग्राउलर्स इलेक्ट्रॉनिक शोर का एक हंगामा खारिज करते हैं जो स्ट्राइक ग्रुप की नकलो हरकत को छिपाता है। दरिया अतना ज़ेरे ज़मीन कमांड सेंटर्स में अमरीकी तज्जियाकार रियल टाइम फीड देखते हैं। अगर ईरान के रेडार दोबारा फाल हो जाते हैं तो फौजों को मोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ईरान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है। B-2S को इंतहाई ऊंचाई तक चढ़ना होता है। उनके रास्ते मालूम मिसाइल साइट से बचने के लिए एहतियात से प्लॉट किए जाते हैं। नीचे का मंजर पहाड़ों और रेगिस्तान का एक वसी हिस्सा बहुत कम कवर प्रदान करता है, लेकिन बम्बारों की रेडार अब्जॉर्बिंग स्किन उन्हें दुश्मन की डिटेक्शन से बचाने में मदद करती है। जैसे ही हदफ रेंज में आते हैं, अमला एक अहम फैसले का सामना करता है। सैकड़ों मील दूर से स्टैंड ऑफ मिसाइल लॉन्च करने या मजबूत साइटों पर डायरेक्ट बंकर बस्टिंग बम गिराने के लिए नीचे उतरना। मुख्तलिफ सलाहियतों के मुख्तलिफ बंकर बस्टर हैं, लेकिन जो ऐसे बाकियों से मुमताज करता है वो ये GBU-57 है, जो आमतौर पर B-2 स्टेल्थ बम्बारन द्वारा पहुंचाया जाता है। बम के बड़े साइज और वजन की वजह से तैयारा अपने बम्बे कंपार्टमेंट्स में इन हथियारों में से सिर्फ 2 ले जा सकता है। हालांकि इसमें थ्रस्टर्स की कमी है। हथियार 4 एक्टिव लैटिस विंग्स और एक प्रिसिजन गाइडेंस सिस्टम से लेस है, जो इसे मिलिट्री ग्रेड GPS का इस्तेमाल करके अपने हदफ तक प्रिसाइसली ग्लाइड करने के काबिल बनाता है। एक खास तौर से डिजाइन किए गए हाई परफॉर्मेंस स्टील एलॉय से बनाया गया, ये अपने वजन का इस्तेमाल करते हुए जब ये कशिशे शकल के तहत गिरता है तो 200 फुट तक ज़ेरे ज़मीन मिट्टी या कंक्रीट में खुद को बरी कर लेता है। एज घंटे के 1 घंटे बाद जब तबाहकुन जहाज़ों से सैकड़ों मील दूर से फायर किए गए टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों से फिजाई दिफाई नेटवर्क टूट गया था। रास्ता अब साफ है। अब स्ट्रेटेजिक साइट्स जैसे न्यूक्लियर बंकर्स आते हैं, जिन्हें B-2 स्टेल्थ बम्बारन नेजा के सर के जरिए बमबारी की जा सकती है। जॉर्डन और मुत्तहिद अरब अमीरात के बेसों से लॉन्च करते हुए F-15 ईगल्स के स्क्वाड्रन थिएटर में दाखिल होते हैं। ये ऑपरेशन के बम ट्रिक्स हैं। हर F-15 GDAMs और छोटे कुतर के बमों से भरा होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये 19 GDAMs या 28 छोटे कुतर के बम ले जा सकता है, जबकि B-2 गहरे बंकरों का निशाना बनाते हैं। FA-15 मुतहरिक हदफों का शिकार करते हैं। इनके एसेडा रेडार जमीन को वादियों में छुपे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स की तलाश में स्कैन करते हैं। जोड़ों में काम करते हुए वे मिसाइल काफिलों, हैंगारों और सेकेंडरी कमांड नोड्स पर प्रिसाइज बम गिराते हैं। एक बार जब वे खाली हो जाते हैं, यानी गोला बारूद खत्म हो जाता है या ईंधन कम हो जाता है, तो वो अभी घर नहीं जाते। वे इन टैंकर कॉमन लॉन्च ट्यूब से जुड़ते हैं, जो तकरीबन किसी भी तैयारे के मौजूदा फ्यूल हैच में फिट हो जाती है। वे स्टेज 1 में कायम किए गए उन टैंकर ट्रैक्स पर पीछे हटते हैं। दूसरे सौटे के लिए वापस लौटने से पहले हवा में हजारों पाउंड जेट ईंधन लेते हैं। एज घंटे के 2 घंटे बाद दबाव को बरकरार रखने के लिए अमरीकी नौसेना के तैरते हवाई अड्डे जंग में दाखिल होते हैं। बहरे अरब में गश्त करते हुए एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हवा की सिमत मुड़ता है। भाप और बिजली की मैग्नेटिक कैटापुल्ट्स हर 30 सेकंड में तैयारे लॉन्च करते हैं। FA-18 सुपर हॉर्नेट्स एंटी रेडिएशन मिसाइल लेकर लॉन्च करते हैं। उनका काम दुश्मन के फिजाई दिफा को तबाह करना है। वे सर्वाइविंग रेडार ऑपरेटर्स का शिकार कर रहे हैं, जो अपने सिस्टम्स को ऑन करने की हिमाकत करते हैं। दरिया अतना F-35C लाइटनिंग इंटेलिजेंस जमा करने और हाई रिस्क टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन तक पुराने जेट तैयारे नहीं पहुंच सकते। उनके पीछे E-2D हॉकआइज चक्कर लगा रहे हैं। आसमान में क्वार्टरबैक सैकड़ों अमरीकी जेट तैयारों की भारी ट्रैफिक का निजाम चला रहे हैं। तुलुए आफ्ताब तक पहली लहर खत्म हो चुकी है। दुश्मन के फिजाई दिफा की आंखें टॉमाहॉक से अंधी हो चुकी हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल B-2 से कुचल दिया गया है और मिसाइल फोर्सेस के अंग F-15 और कैरियर तैयारों से काट दिए गए हैं। बहरहाल मिशन वहीं खत्म नहीं होता। ईरान के फिजाई दिफा अभी भी एक जबरदस्त तहदीद है। MiG-29 और पुराने F-14 शायद मॉडर्न ना हो, लेकिन अगर उन्हें B-2 स्टेल्थ बम्बारन को रोकने की खुशकिस्मती मिल जाए तो वो अभी भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्टेल्थ बम्बारों में तकरीबन कोई डॉग फाइटिंग की सलाहियत नहीं है और ईरानी ग्राउंड कंट्रोलर्स इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से गुजरते हुए अपने जंग तैयारों को आने वाले बम्बारों की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमरीकी फौज के पास अपने काउंटर मेजर्स हैं। EA-18 ग्राउलर्स ईरानी फ्रीक्वेंसियों को जैम करते हुए कम्युनिकेशन और टारगेटिंग सिस्टम्स को दरहम बरहम कर रहे हैं। इससे उलझन फैल जाती है, जिससे दुश्मन पायलटों के लिए हमआहंगी करना मुश्किल हो जाता है। अगर ईरानी जंग तैयारे करीब आने में कामयाब हो जाते हैं तो FA-18S इंतजार कर रहे हैं। A-1 वायु में कंट्रोल और वार्निंग सिस्टम के तैयारों की रहनुमाई में, जो समुद्र से महफूज तौर पर चक्कर लगा रहे हैं, वे लंबी दूरी के मिसाइलों से हमला करते हैं। ईरानी पायलटों को या तो पीछे हटने पर मजबूर करते हैं या यकीनी तबाही का सामना करने पर। B-2S अब ईरानी फिजाई दिफा से बचने के लिए मगरिब की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनके पीछे आसमान में अफरा तफरी का आलम है। SAM साइट्स जो मायूसी में दोबारा फाल हो गई हैं, ऐसे साल्वो खोलती हैं जो बेजरर हवा में घूमती हैं, धोखे देने वाली चालों से धोखा खा जाती हैं। ग्राउंडर्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक घेराबंदी जारी रखते हैं, जबकि रिजर्व FA-18S रिट्रीट को तकवीयत देने के लिए आगे बढ़ते हैं।
इराक के ऊपर बमबार दोबारा टैंकरों से मिलते हैं। ईंधन पीते हुए F-22 रैप्टर स्क्वाड में शामिल होते हैं। उनके सेंसर्स ईरानियों द्वारा जमा किए गए खतरों की तलाश में स्कैन करते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहला चरण, बम की डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, एक B-2 स्टेल्थ बमबारन बहुत ऊंची ऊंचाई पर परवाज करता है। जब तैयारा मुकर्ररा मकाम पर पहुंच जाता है और हालात साजगार होते हैं तो वो हथियार छोड़ देता है। बम को डिजाइन किया गया है प्रिसिजन के लिए। डिप्लॉयमेंट ऊंचाई इसके रास्ते और मौसरी में किलीदी रोल अदा करती है। फिर दूसरा चरण आता है जो टारगेटिंग प्रिसिजन है। हथियार मॉडर्न गाइडेंस टेक्नोलॉजी से लेस है जिसमें GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम शामिल हैं। अब तीसरा चरण आता है जो रास्ते को एडजस्ट करना है। रहनुमाई की मालूमात और डेटा फिर बम के 4 लैटिस मोटर पंखों को मुंतकिल किया जाता है जो पीछे की तरफ वाक़े हैं। ये पंख रियल टाइम में हरकत कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे बम को अपने रास्ते को दुरुस्त करने की इजाज़त मिलती है जब ये कशिशे शकल के तहत नीचे आता है। ये एडजस्टमेंट ज़रूरी हैं क्योंकि हथियार में अपना रास्ता तब्दील करने के लिए थ्रस्टर्स नहीं हैं। इसके बजाय ये इन परों की हरकत और एक ऊंची ऊंचाई से गिरने पर इन्हिसार करता है ताकि इसकी परवाज के रास्ते को कंट्रोल किया जा सके। इसी वजह से बम को बहुत ऊंची ऊंचाई से तैनात किया जाना चाहिए ताकि इसे अपने रास्ते को दुरुस्त तरीके से एडजस्ट करने के लिए काफ़ी वक्त और फासला मिल सके। यहाँ सबसे मुश्किल हिस्सा आता है जो चौथा मरहला है, असर और दुखूल। बम, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से जाना जाता है, का वजन तकरीबन 30,000 पाउंड है जो तकरीबन 14,000 किलोग्राम है। जब ये अपने हदफ तक पहुंचता है तो ये ज़बरदस्त ताकत से टकराता है जो बंकरों जैसी मजबूत ढांचों में गहराई तक घुसने के लिए डिज़ाइन किया गया है। असर पर तवानाई बम को 200 फीट से ज़्यादा मजबूत कंक्रीट में खुद को दफन करने की इजाज़त देती है। इस बात को यकीनी बनाती है कि ये अपने पेलोड को ठीक उसी जगह पहुंचाता है जहां इसे ज़्यादा से ज़्यादा असर के लिए मतलूब है। आखिर में पांचवा मरहला हथियार को मुसल्ला करने का मुश्किल हिस्सा शामिल है। इसमें 2 SDB फ्यूज़ नस्ब किए गए थे। डबल फ्यूज़ को बैकअप के तौर पर दरकार है। पहला G सेंसिंग के लिए है और दूसरा टाइम डिले फ्यूज़ है। रीडिज़ाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि बम सख्त मवाद की अहम तहों के नीचे दफनाई गई सहूलियात को निशाना बना सके। इस वजह से फ्यूज़ को बम के पिछले हिस्से में रखा जाता है ताकि इन्हें नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। एक बार जब टाइम डिले या G सेंसिंग फ्यूज़ अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो ये फट सकता है, जिससे एक छोटा सा ज़लज़ला पैदा होता है जो बंकरों और उनके अंदर मौजूद 20 मंजिला इमारतों को दफना सकता है। हम शुरू से असली वीडियोस बनाते हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और मज़ीद के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं।